सो हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम यहाँ पर फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की। और जैसे कि फिजिक्स में आपका एक बहुत बड़ा, चलो पहले थोड़ा फिजिक्स को समझाता हूँ। व्हाट इज़ फिजिक्स? देखो, फिजिक्स होती है तुम्हारी स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर। ओके। फिजिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ नेचर। तो फिजिक्स पहले तो आपकी पूरी डिवाइडेड कैसी है उसके बारे में थोड़े से बताते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे वो आगे को बढ़ेंगे। ओके। तो जो आपकी फिजिक्स होती है, पूरी जो फिजिक्स है, यानी कि जो हमारा नेचर है, नेचर में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? पूरे नेचर में हमको दो ही चीज़ें देखने को मिलती हैं देखा जाए तो। एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी। ठीक है। एक होती है मैटर और एक क्या होती है? एनर्जी। ठीक है। तो मैटर किस चीज़ से बना होता है? मैटर की स्पेशलिटी होती है कि इसके पास होता है मास। मैटर की क्या स्पेशलिटी होती है? इसके पास होता है मास। और एनर्जी क्या चीज़ होती है? एनर्जी हमको दिखती तो नहीं है, लेकिन एनर्जी को हम एक और चीज़ कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं रेडिएशन। फिर से देखो, फिर से एक बार देखो। पहले फिजिक्स में देखो, जो आपकी क्लास 11th और 12th की पूरी जो फिजिक्स बनी है वो किस तरह से आगे को आपको चलेगी, फिजिक्स है क्या, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके। तो फिजिक्स क्या चीज़ होती है? स्टडी ऑफ नेचर। जो भी हमारे नेचर में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो हमको अपने चारों तरफ कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी, एयर है, कोई भी मटेरियल है, सन है, मून है, बारिश है, या कोई भी चीज़ है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं अपने नेचर में, हमारी जो भी चीज़ें हैं उनकी जब स्टडी करते हैं तो वो सब आता है फिजिक्स के अंडर में। तो जो नेचर है, नेचर में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? नेचर में हमको देखने को मिलता है एक तो मैटर और दूसरा देखने को मिलता है एनर्जी। ठीक है। अब मैटर किस चीज़ को बोलते हैं? मैटर उस चीज़ को बोलते हैं जिसके पास होता है मास। मास जैसे हमारी एयर भी एक मैटर हो गई, या हमारा ये जो पेन है ये भी एक मैटर हो गया। और दूसरी चीज़ होती है रेडिएशन। रेडिएशन को बोलते हैं, रेडिएशन को हम दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं एनर्जी, है ना। तो एनर्जी हमको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके। अब एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे हमारी लाइट एक एनर्जी हो गई, या फिर जब मैं बोल रहा हूँ और तुम लोग सुन पा रहे हो तो ये भी एक एनर्जी है। ठीक है। यहाँ से मेरे मुंह से एक एनर्जी निकल के तुम्हारे कानों तक पहुँची, तो ये भी एक हमारे पास क्या है? एक एनर्जी है। तो मैटर क्या होगा? मैटर के पास स्पेशलिटी होती है मास, और एनर्जी को ही हम दूसरे फॉर्म में रेडिएशन बोल सकते हैं। ठीक। अब थोड़ा सा इसमें आगे को बढ़ते हैं। देखो, जिस भी चीज के पास मास होगा उस चीज के पास अगेन दो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगेन दो प्रॉपर्टी होती हैं, है ना। एक प्रॉपर्टी उसके पास क्या होती है? उसके पास होता है यहाँ पर जो मास होता है उसके पास एक प्रॉपर्टी होता है इनर्शिया। ठीक है। इनर्शिया क्या चीज होती है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। और जो मास होता है उसके पास जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं यहाँ पर चार्ज। देखो, अब यहाँ से पूरी आपकी फिजिक्स निकल के आ रही है, पूरी फिजिक्स, यानी कि किस तरह से पूरा वर्क चल रहा है उस पर बात करते हैं। तो इनर्शिया, आप देखो, इनर्शिया वर्ड देखो, शायद आपने क्लास 9th में थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना होगा, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये सब कुछ सुना होगा। लेकिन इनर्शिया वर्ड में यहाँ पर देखो जरा सा, इनर्ट किस शब्द से निकल के आ रहा? इनर्ट। इनर्ट शब्द से निकल के आ रहा, वर्ड से निकल के आ रहा। इनर्ट का मतलब होता है इनएबिलिटी। क्या होता है? इनएबिलिटी। इनर्शिया वर्ड निकल के है इनर्ट से, और इनर्ट का मतलब होता है इनएबिलिटी। अभी थोड़ी थोड़ी करके इसमें आगे को बढ़ते रहेंगे, बस आप जो है शांति से देखते रहिए। अब देखो, फिर से देखिए, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर, व्हाट इज नेचर? वट एवर अराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ चीज़ है वो नेचर के अंदर आ जाता है। नेचर किस चीज़ से बनना होता है? यानी कि हमारा जो पूरा नेचर, या फिर हम कह सकते हैं पूरा जो यूनिवर्स है, जो पूरा यूनिवर्स है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी। मैटर की खासियत क्या होती है, क्या स्पेशलिटी होती है उसके पास? कि मैटर के पास होता है मास, और दूसरी चीज़ हमारे पास एनर्जी। एनर्जी क्या खासियत है? उसके पास है रेडिएशन, या फिर एनर्जी हमको दिखती नहीं लेकिन उसके पास काम करने की एबिलिटी होती है, वर्क करने की एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू डू वर्क कह सकते हैं। फिर जो मैटर है, मैटर के पास जो मास होता है उस मास की फिर से दो खासियत होती है, कि उसके पास एक होता है इनर्शिया और दूसरा होता है चार्ज। अभी इनर्शिया और चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब सुनिए, इनर्शिया वर्ड निकला है इनर्ट से। इनर्ट का मतलब होता है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी मीन्स कुछ भी न करने की एबिलिटी। इनएबिलिटी मीन्स कुछ न करने की एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन यहाँ पर रुका हुआ है, तो ये पेन के पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये पेन अपने आप मूव कर सके। इस पेन के पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये अपने आप मूव कर सके, तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर्शिया, इनर्ट। या फिर अगर कोई पेन चल रही है तो चलते ही रहेगी, उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो रुक सके।
अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि सर गाड़ी चल रही है वो तो बिना ब्रेक दबाए भी धीरे धीरे रुक जाती है, तो कैसे रुकती है? तो वहाँ पर एक दूसरा फोर्स आ जाता है जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं, उसकी स्टडी बाद में करेंगे। लेकिन अगर मान लो हम ग्रेविटी को थोड़ी देर के लिए अपसेंट कर लें या फिर फ्रिक्शन को थोड़ी देर के लिए अपसेंट कर लें, तो अगर कोई चीज़ इस तरह से चल रही है, हवा में चल रही है मान लो, तो वो लगातार चलते रहेगी, उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो खुद रुक सके, इसको बोलते हैं इनर्शिया। तो जिसके पास भी मास होता है उसको बोलते हैं इनर्शिया। अब इसी इनर्शिया की वजह से इसी इनर्शिया की वजह से एक नया टर्म आ जाता है, एक नया फोर्स आ जाता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो अब शायद तुम लोग धीरे धीरे समझ रहे होगे कि हम किसकी तरफ को जा रहे हैं, हम कैसे कैसे फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो पूरी फिजिक्स में आपको जो है ना 11th 12th की फिजिक्स में बस ये दो चीज़ें पढ़नी है। कभी आप मैटर के बारे में पढ़ोगे, कभी एनर्जी के बारे में, कभी एनर्जी के बारे में, कभी मैटर के बारे में। इन्हीं दोनों में आप घूमते रहोगे और आपकी 11th 12th की फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब जो मैटर है, मैटर के पास मैंने क्या कहा, इनर्शिया होता है। इनर्शिया के बाद इनर्शिया की वजह से उसके पास क्या आता है, ग्रेविटेशन। तो जो क्लास 11th की फिजिक्स है वो इस मास के इर्द गिर्द घूमती है और इनर्शिया पे आते आते वो ग्रेविटेशन के चारों तरफ हमारी लगभग लगभग ये मान लो कि 70 to 80% यहाँ पर फिजिक्स आपकी खत्म हो जाती है। और कुछ टर्म हम थोड़ा बहुत यहाँ एनर्जी से ले लेते हैं क्लास 11th में। तो 11th की फिजिक्स जो आपकी है वो आपकी कुछ एक तो पहले मैटर से रिलेटेड है, मैटर का ही जो इनर्शिया वाला पार्ट है इससे रिलेटेड है, और दूसरा आपका एनर्जी से रिलेटेड है। और जो क्लास 12th की फिजिक्स होगी वो आपकी चार्ज से रिलेटेड होगी और कुछ यहाँ से एनर्जी ले लेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर से हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए पूरा यूनिवर्स शॉर्ट में देखेंगे, दो चीज़ों से बना है, एक मैटर और एक एनर्जी। मैटर के पास खासियत क्या होती है, मास। एनर्जी के पास खासियत क्या होती है, रेडिएशन। जिसके पास मास होता है यानी कि जिसको भी चीज़ को हम देख पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं, उसके पास दो एबिलिटी होती है, दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक को बोलते हैं इनर्शिया, एक को बोलते हैं चार्ज। इनर्शिया की वजह से आता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स भी जिसको आप बोलते हैं, है ना। अब क्लास 11 में हम क्या पढ़ेंगे, इनर्शिया और ये ग्रेविटेशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और 12th में आप क्लास चार्ज के बारे में पूरा पूरा पढ़ोगे और थोड़ा बहुत आप एनर्जी से रिलेटेड पढ़ोगे। तो इस तरह से आपकी की पूरी फिजिक्स इससे रिलेटेड है। शायद तुम लोग समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद अब देखते हैं हम अब यहाँ पर से कैसे शुरू करेंगे अपनी 11th की फिजिक्स को, ठीक है। तो 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिकल चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। मैथमेटिकल चीज़ें कैसे, जैसे जो आपका जैसे आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, ठीक है। जैसे आपको मैथमेटिकल चीज़ों में जैसे आपका अलजेब्रा थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत जैसे आपका कैलकुलस अच्छा होना चाहिए, है ना। कैलकुलस, अब ये कैलकुलस क्या होता है, शायद पहली बार कई बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे कि आज कैलकुलस क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, बस ओनली यू जस्ट बी विथ अस नाउ। अब यहाँ पर से जो है हम कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं। अब कैलकुलस में देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर कैलकुलस से पहले आपको थोड़ा बहुत हम मैथमेटिक्स का यहाँ पर इंट्रोडक्शन देते हैं कि इसमें आप मैथमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, मतलब हमको फिजिक्स में क्यों इसकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे हमारे डेरिवेशन या बहुत सारे हमारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो बिना मैथ्स की हेल्प के सॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर से जिसको हम मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन भी कहेंगे, जो आपके फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स मैं यहाँ पर मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जैसे देखो हम यहाँ पर शुरू करते हैं अलजेब्रा से, ठीक है। हम यहाँ पर शुरू करते हैं अलजेब्रा से। फिर से देखो, फिजिक्स में 11th की फिजिक्स हो या 12th की फिजिक्स हो, आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए किसी भी डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। हम यहाँ पर पूरी मैथमेटिक्स आपको नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो मैथमेटिक्स का पार्ट अलग हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन देंगे जो आपके न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन में काम आएगा। अब उसमें हम पहले तो क्या क्या पढ़ेंगे वो सब कुछ देख लेते हैं। जैसे अलजेब्रा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 1 या 2 लेक्चर में पूरा का पूरा टॉपिक यह कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और एक आपका पढ़ेंगे यहाँ पर कैलकुलस। बाकी सारी चीज़ें तो आपने अलजेब्रा सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्री सुना होगा, कैलकुलस नहीं सुना होगा। क्या चीज़ होती है उसको अच्छे से देखेंगे। कैलकुलस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है डिफ्रेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती हैं, क्यों ये ज़रूरी होती हैं, ये धीरे धीरे हम आगे को बढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं थोड़ा बहुत अलजेब्रा। अब आपने वैसे क्लास 12th में तो ये सब कुछ पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लेते हैं। ज़्यादा हम इस पर ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे, इन दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। कैलकुलस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत जितना जरूरी होता है वो क्लास 12th में क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होता है। तो अलजेब्रा देखो क्या चीज़ होती है। अलजेब्रा में जनरली शॉर्टकट तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, जितना हमारे लिए फिजिक्स में जरूरी होता है। तो जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा होगा कि जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 2, ठीक है। जो आपका वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2, जिसकी भी जब भी किसी जो हमारा वेरिएबल उसकी जो हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए x² इक्वल टू 0, क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। x² माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। हमको बाकी की पावर नहीं देखनी होती है, बस जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। क्या आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है 3, हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। क्या आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, हमारे पास x की पावर 2 होनी चाहिए, उसके अलावा 2 से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। 2 से छोटी पावर चलेगी। जैसे दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जब x की हाईएस्ट पावर 2 होती है, हाईएस्ट यानी कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो था थोड़ा बहुत क्लास 10th का इंट्रोडक्शन। तो अब उसके बाद देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इसके सॉल्यूशन जनरली एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसके हेल्प से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है कोई 2x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, इस तरह से मैंने एक इक्वेशन ले ली है ना। अब इसमें देखिए हमारे पास अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो a इक्वल टू है यहाँ पर आपका 2, b इक्वल टू है 5 एंड c इक्वल टू है -12, ठीक। तो a b c तीनों की ही वैल्यू हमको हमारे पास है। तो अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू, इसकी अगर मैं वैल्यू रखूँ इसमें, वैसे इसको शॉर्टकट तरीका भी होता करने का, लेकिन ये मोर यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस फॉर्मूले में पुट करो आंसर हमारे सामने होते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूले में रखते हैं -5 प्लस माइनस रूट ऑफ b² 5² माइनस 4 इंटू 2 इंटू -12 ओवर 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसको हम जनरली सॉल्व कर लेंगे, एक बार यहाँ से प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार हम यहाँ पर माइनस की वैल्यू लेंगे, और हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल, इसको बोलते हैं अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रिक जब प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने जाना नहीं है इसमें, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो आपका मेन अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ाने का है वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये तो बाकी क्लास 10th की मैथ्स है। अब ट्रिग्नोमेट्री भी मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि वो भी आपका एक मैथ्स का बहुत बड़ा पार्ट होता है, या फिर आपने क्लास 10th में पढ़ा होता है ना। तो अब यहाँ पर आज शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। फिर से एक बार चलो मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। देखिए फिर से, व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचर। नाउ व्हाट इज नेचर? नेचर जिससे हमारा पूरा यूनिवर्स बना है, नेचर जिससे हमारा पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। नाउ नेचर के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, यूनिवर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? मैटर एंड एनर्जी। मैटर क्या होता है? जिसके पास मास होता है, एनीथिंग विच हैव मास, एनीथिंग कुछ भी चीज़ दुनिया की जिसके पास मास है वो मैटर के अंदर आता है। कुछ भी चीज़ भले हमको दिखे या ना दिखे, हमको एयर नहीं दिखती है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास मास नहीं है और वो मैटर नहीं है, वो बिल्कुल मैटर है, वो बिल्कुल मास है। तो वो चाहे चीज़ दिखे या हमको ना दिखे, अगर उसके पास मास है तो मैटर है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन हमको कभी दिखता नहीं है, प्रोटॉन हमको कभी दिखता नहीं, इतने छोटे होते हैं। बैक्टीरिया वायरस हमको दिखते नहीं है, इतने छोटे होते हैं। तो क्या वो मैटर नहीं है? डेफिनेटली वो मैटर है, क्योंकि मैटर के पास एक ही, मैटर होने के लिए एक ही चीज़ चाहिए होती है, जो होता है मास। तो जिसके पास मास है वो चीज़ क्या होती है? मैटर। फिर दूसरी जो दुनिया में चीज़ है वो है एनर्जी। एनर्जी क्या चीज़ होती है? जिसके पास मास तो नहीं है लेकिन
काम करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। फिर जिसके बाद मास होता है उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, इनर्शिया और चार्ज। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया वर्ड आया है इनर्ट से। इनर्ट मीन्स इनएबिलिटी, इनर्ट मीन्स इनएबिलिटी। तो कोई भी चीज़ जिसके पास इनएबिलिटी यानी कि मास है तो उसके पास इनर्शिया है, और इनर्शिया है तो उसके पास ग्रेविटेशन है, यानी कि इनर्शिया के वजह से ही किसी भी चीज़ के पास ग्रेविटेशन होता है। अब ये ग्रेविटेशन पूरा आपका एक चैप्टर क्लास 11th में चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आपका टॉपिक है, दूसरा जो मास की प्रॉपर्टी होती है वो होता है चार्ज। ये चार्ज क्या चीज़ होता है, कैसे आता है, क्या होता है, सब कुछ क्लास 12th का टॉपिक है। क्लास 12th में इसको इन डिटेल समझाया जाएगा। 11th में आपको इनर्शिया के बारे में पढ़ना है, रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। क्लास 12th में आपको चार्ज के बारे में पढ़ना है और थोड़ा बहुत रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। मीन्स एनर्जी वाला पार्ट आपका 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, लेकिन ये इनर्शिया वाला पार्ट सिर्फ आपका 11th में होगा, चार्ज वाला पार्ट आपका सिर्फ 12th में होगा, ठीक। उसके बाद फिर मैंने कहा कि हमको पूरी फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि उसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ मैथमेटिकल चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैथ्स की थोड़ा बहुत ज़रूरत होती है। उस मैथ्स में आपका अलजेब्रा आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, कैलकुलस आ जाएगा, है ना। तो अलजेब्रा आपको पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसको सॉल्व करना है, ये सब कुछ अलजेब्रा के अंदर आता है। ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में पढ़ा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक वाली वो चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएंगी। नाउ जो यहाँ पर मेरा मेन टारगेट है वो है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर आएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, आज थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर से आपको ज़्यादा ध्यान देना है। डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, चलो अब देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझाना चाहूँगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है, बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं, बहुत सारे मीनिंग। डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है सिंपल वर्ड्स में किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, वो होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक बड़ी सी लकड़ी है, उसको आपने छोटे 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 टुकड़े में बांट दिया, यानी कि आपने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। पहले आप उसकी जनरल रियल जो डेफिनेशन है समझने वाली वो समझिए। मैथमेटिकल चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, मैथमेटिकल जब मैं उसको सॉल्व करूँगा तो थोड़ा सा वो अलग चीज़ें होंगी, लेकिन उसको उसका जो एक्चुअल सिग्निफिकेंस है, रियल सिग्निफिकेंस है, वो यही चीज़ है कि किसी भी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, वो कहलाता है डिफरेंशिएशन, ओके। अब जैसे देखिए और इसकी क्या मीनिंग हो सकती है, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास कोई कर्व है, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई, और ये आपके पास कोई कर्व है। बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं, मैं बस आपको उनको समझाना चाहता हूँ खाली, लेकिन आपको करना उसको डिफरेंट तरीके से। तो एक मीनिंग तो डिफरेंशिएशन की क्या हो गई, किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में पॉइंट में तोड़ना डिफरेंशिएशन कहलाता है। दूसरी मीनिंग हो गई आपकी कि अगर मान लो आपके पास कोई कर्व है, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, कुछ पता नहीं है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो कर्व क्या होता है, एक्स और वाई के बीच में एक लाइन जो होती है उसको ही कर्व बोलते हैं ना। एक्स और वाई के बीच में वो लाइन चाहे स्ट्रेट हो या फिर कर्व्ड हो तो उसको बोलते हैं कर्व। तो आपके पास कोई एक कर्व है, ठीक है, और हर एक कर्व की एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। तो इस कर्व पर अगर मैं किसी एक पॉइंट को लेके यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो इस लाइन को यहाँ पर बोलते हैं स्लोप, इस लाइन को यहाँ पर बोलते हैं स्लोप। तो अगर मैं किसी कर्व के किसी पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये कर्व हम कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल कर्व है, यानी कि हम इसको टुकड़े कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी मीनिंग होती है, बहुत सारा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा आपके फिजिक्स में। हाँ जब मैथ्स की बारी आएगी तो मैथ्स में इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन अब देखिए फिर से क्या कहा मैंने, अगर कोई कर्व है, उस कर्व के किसी पॉइंट पर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर पाऊँ तो हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन या वो कर्व या वो इक्वेशन डिफरेंशिएबल है। एक पहली चीज़ क्या कहा मैंने, डिफरेंशिएशन का मीनिंग कोई बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। दूसरी चीज़ क्या कहा मैंने, किसी कर्व के एक पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करना, और इस लाइन को बोलते हैं स्लोप। तो अब मैं लाइन ना बोल के स्लोप बोलूँगा। अगर मैं किसी कर्व पर स्लोप ड्रॉ कर पाता हूँ तो वो लाइन डिफरेंशिएबल होता है, या हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, या उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब चलो इसको हम करते कैसे हैं, अब ये तो हमारे पास थ्योरी टाइप की आ गई है ना, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कर्व है, इसकी इक्वेशन कुछ हो सकती है, एग्जांपल के लिए
वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसकी इक्वेशन है। ठीक है, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, पहले डिफ्रेंशिएशन करते कैसे हैं देखो। एग्जांपल के लिए एक्स की पावर एन, या आपके पास कोई क्वेश्चन है वाई इक्वल टू, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। मैंने कहा कि चलो इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ कितना है भाई। तो आप क्या करोगे, जो इसकी पावर है, इसकी पावर को हम ले लेंगे आगे और इसकी पावर में से एक कर लेंगे माइनस, तो ये y आपका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इसको लिखेंगे y को यहाँ पर y के आगे लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स, ये लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू इतना आ जाएगा। फिर से समझिए, फिर से समझिए, x की पावर n को आपको डिफ्रेंशिएट करना और y इक्वल टू है x की पावर n। तो मैंने क्या कहा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो ये y को हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ये जो x है इसके आगे से लगा देंगे हम d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और जो x की पावर n है इसके आगे भी हम लगा देंगे d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n। ठीक है, x की पावर n के आगे से क्या लगा दिया हमने, d अपॉन डी एक्स। यहाँ y के आगे से क्या लगा दिया मैंने, d अपॉन डी एक्स। देखो ये आपका क्वेश्चन था, फिर से सुनिए, y इक्वल टू एक्स की पावर n है, मैंने कहा कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो y के आगे क्या लगाओगे, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n के आगे भी क्या लगाओगे, d अपॉन डी एक्स। तो अब ये वाली चीज़ को तो ऐसे रहने दो, डी वाई बाई डी एक्स, इसका कुछ हो भी नहीं सकता है। लेकिन जो ये वाली चीज़ है आपकी, जो ये वाली चीज़ है, इसको क्या करेंगे, ये जो भी इसकी पावर में है, जो भी इसकी पावर में है उसको हम लिख देंगे आगे, और इसकी पावर में से एक हम कर देंगे माइनस। जो इसकी पावर है इसको हम लिख देंगे एक्स के आगे, और इसकी पावर जो भी है उसमें से कर देंगे एक माइनस। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आ गया शायद आपको, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं आया। फिर से देखते हैं इसको, एक क्वेश्चन से करते हैं। जैसे मैंने आगे एक क्वेश्चन लिया था यहाँ पर, इसको दोबारा लेते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर 2, मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर से लिखो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2 है ना। देखो क्या किया मैंने, y के आगे भी लिखा d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर के आगे भी लिखा d अपॉन डी एक्स। अब इस वाले पार्ट को ऐसे रहने दो, इस वाले पार्ट को आपने ऐसे रहने दिया, डी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर क्या किया, जो पावर है पावर को कहाँ लिखोगे, एक्स के आगे, और इसकी पावर में से एक करोगे कम, तो क्या आ गया आपके पास, 2x की पावर 1, या हम सिंपल कह सकते हैं 2x। शायद आप लोगों को समझ में आ गया। फिर से एक बार एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक इसका एक दो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, देखिए फिर से देखिए, सपोज दैट, फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं, x की पावर 10 को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, y इक्वल टू एक्स की पावर 10 है। ठीक है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो आप जल्दी जल्दी देखिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, पूरा लिखना चाहते हो तो लिख दो, वरना शॉर्टकट में भी हम लिख सकते हैं। दोनों के आगे डी अपॉन डी एक्स लिख दिया, अब इसकी पावर को कहाँ लिखा, आगे, और इसकी पावर में से एक कर दिया कम, तो आ गया 10x की पावर 9। शायद अब आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गई चीज़ें, अब आप लोग बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे क्वेश्चन। जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 को आगे लिख दो और उसकी पावर में से एक कम कर दो। देखिए अब आपके आंसर जल्दी जल्दी आ जाएंगे, है ना। फिर से देखिए क्वेश्चन एक, एक्स की पावर 9, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर आगे और पावर में से एक कम, ये आंसर आ गया। तो शायद सभी लोगों को समझ में आ रहा है जितना भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ये एक सिंपल सा, एक सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, या सबसे सिंपल सा एक हमारे पास क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं। तो अगर मैं फिर से एक बार इसको बताऊँ, क्वेश्चन करना बहुत आसान है, लेकिन पहले उसका एक रियल सिग्निफिकेंस समझना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन करने से ज़्यादा उसकी रियल इंपॉर्टेंस क्या है वो ज़्यादा समझना ज़्यादा जरूरी है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर हम किसी एक बड़ी सी चीज़ के छोटे 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 टुकड़े करें तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, करते कैसे हैं, जो भी उसकी पावर है एक्स की पावर, उसकी पावर को लिखते हैं आगे और उसकी पावर में से एक कर देते हैं कम। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन के लिए मैंने, ये हमारे पास एक y इक्वल टू एक्स की पावर n था, डिफरेंशिएशन करने के लिए y के आगे भी लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, इसके आगे भी लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स। देखो दोनों के आगे मैंने लिखा यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स। उसके बाद इसकी पावर को कहाँ लाया मैं आगे और उसकी पावर में से एक कर दिया मैंने कम। क्वेश्चन कैसे करेंगे, y इक्वल टू एक्स की पावर 10 है, तो पावर को कहाँ लाए आगे और पावर में से एक कर दिया कम। वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। आपको लग रहा होगा ये तो 11th की मैथ से है या 12th की मैथ से, बहुत टफ होगी, लेकिन देखो बहुत ईजी है, बहुत सरल।
ठीक है, पहले पहले चीज बार में सब कुछ टफ लगता है, वो फिर आसान लगेगा। फिर से देखिए, चलो एक नया क्वेश्चन। 8x की पावर 9, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? तो वेरी सिंपल, डी अपॉन डी एक्स वाई, यानी कि डी अपॉन डी एक्स लिख दिया, यहाँ भी डी अपॉन डी एक्स 8x की पावर 9 लिख दिया, है ना। तो क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, 8 को, 8 तो ऐसे रहेगा क्योंकि खाली कांस्टेंट है, या फिर एक काम करते हैं, 8 को जो है, 8 एक कांस्टेंट होता है x के सामने, यानी कि एक नंबर है सिंपल सा, उसको आगे ले आओ, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 9, ये आपके पास बचा, है ना। अब सेम चीज़, 8 ऐसे रहेगा, इंटू करोगे यहाँ पर, इंटू 9 को आगे ले आओ और इसकी पावर को फिर से एक कम कर दो, तो 9 8 72, तो कितना आ गया आपका आंसर, 72x की पावर 8। वेरी सिंपल। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक इजी सा क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। देखिए 3x की पावर 10, ये आपका क्वेश्चन है। अब जरा जल्दी जल्दी करेंगे हम सब लोग। तो 3 ऐसी रहा, और जो x की पावर 10 है, तो 10 को आगे ले आओ और x की पावर में से एक कम कर दो। अब देखो, मैं डी वाई बाई डी एक्स ये सब कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है सॉल्व करने का, ये तो फर्स्ट टाइम है, इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ। तो ये आपका आ गया यहाँ पर 30x की पावर 9, दिस विल बी आवर आंसर। आ गया होगा सभी लोगों को, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इन चीज़ों को इंटीग्रेशन वाला फिर आगे देखते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा एक इसमें आगे क्वेश्चन, 9x², या एक मिनट रुको, इससे आसान क्वेश्चन देता हूँ, इससे आसान क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर क्यूब प्लस x² प्लस x, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखो डिफ्रेंशिएशन में जो डी वाई बाई डी एक्स है, वो क्या होगा, वो हर किसी के साथ लगेगा, वो हर किसी के साथ लगेगा। डी वाई बाई डी एक्स जो है, वो हर एक चीज़ के साथ आपका डी वाई बाई डी एक्स लगेगा। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आप पहले डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पर लगाओगे, है ना, फिर आप इसके अंदर आ जाएगा एक्स की पावर क्यूब प्लस x² प्लस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, पहले डी वाई बाई डी एक्स जो है, वो इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी अपॉन, सॉरी ये गलत हो गया, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स x² प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स। आया समझ में? यानी कि जब कोई चीज़ एडिशन में है, तो डी अपॉन डी एक्स हर किसी चीज़ के साथ जाएगा। नाउ अब तो सिंपल होगी चीज़ें। अब यहाँ पर से क्या करोगे, x की पावर क्यूब में से वही चीज़, पहले पावर को आगे ले आओ और पावर में से एक कम कर दो, प्लस इसके पावर में 2 है, तो 2 को आगे ले आओ और उसकी पावर में से एक कम कर दो, 2 - 1 1 ही कर लेते हैं इसको डायरेक्ट, प्लस इसकी पावर में 1 है, तो 1 को आगे ले आया, x की पावर में 1 था, 1 में से 1 को माइनस करना है, क्योंकि हमारा मेन डिफरेंशियल में क्या होता है, जो भी पावर में है उसमें से 1 माइनस करो। तो देखो 3x² प्लस 2x की पावर 1 है, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, 1 इंटू एक्स की पावर यहाँ पर क्या है 0, तो आपका क्या आ जाएगा सर, 3x² प्लस 2x की पावर 1, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू 1 1 आ गया, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। यानी कि देखो फिर से देखो, 3 आगे आ गया, 3x² प्लस 2 आगे आ गया, 2x की पावर 1 प्लस x का हो गया आपके पास 1, क्योंकि x में क्या है, उसकी पावर थी 1 और 1 में से 1 माइनस किया पावर में से, तो 0 आ गया है। यानी कि सिंपल हम क्या कर सकते हैं, x का अगर मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसा आएगा, x की पावर में होता है 1, 1 को आगे ले आओ, इसकी पावर में से एक माइनस कर दो, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 और समथिंग टू दी पावर 0 इज ऑलवेज 1, दैट मीन्स 1। इसका मतलब क्या समझ में आया, x अगर सिंपल है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा होता है 1। ऐसे भी देख सकते हो मैं, डी अपॉन डी एक्स है, ये भी x है, डी एक्स है, डी एक्स का दिया 1 आ गया, ये भी कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट एक्यूरेट, जो आपका एक्चुअल तरीका वो यही होता है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन जो आपका आंसर निकालने का तरीका होता है वो ये होता है। तो आप सभी को शायद ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे साथ बने रहिए, और उसके बाद मिलते हैं कल की क्लास में। हम देखेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन, सॉरी हाँ डिफ्रेंशिएशन को ही पढ़ेंगे एक क्लास, और फिर इंटीग्रेशन, शायद 3-4 हमारी क्लासें बन जाए, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। उसके बाद हम आपकी 12th की जो, सॉरी 11th की जो
आपके यहाँ पर फिजिक्स होती है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि बिना ये मैथमेटिकल चीज़ों के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी आगे की फिजिक्स में, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, वहाँ पर ये आपको प्रॉब्लम करेगा, या इंटीग्रेशन आपको प्रॉब्लम करेगी, या सिंपल आपकी मैथमेटिक्स आपको प्रॉब्लम करेगी। तो इसलिए इसको पहले ही ख़त्म कर लेते हैं, है ना। ओके, थैंक यू।